नमस्कार बच्चों, स्टडी प्लेयर ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम निर्धारित समय 28, 29 और 30 जून को होने वाला है। तो ऐसे में आपकी तैयारी शानदार होनी चाहिए। अब तक आपने जो पढ़ लिया है उसको आप बस अब इकट्ठा करने लग जाओ। सारे सामान की गंठरी बांध के अपने सर पे तान लो। अब नया कुछ नहीं पढ़ना है आपको, जितना आपने पढ़ लिया उसका रिवीजन करना है। तो रिवीजन से कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए मैं लेके आया हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के सवाल हैं, बेसिक सवाल हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। फटाफट 10-15 मिनट की क्लास में अपन इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल है, मरकरी क्या है बच्चों? ठोस धातु है, द्रव धातु है, ठोस अधातु, द्रव अधातु। पहली बात, मरकरी तो एक धातु है। दूसरा, ये द्रव धातु है। ठीक है, तो इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अत्यधिक जो प्रदूषणकारी उद्योग होते हैं वो कौन सी कोटि में आते हैं बच्चों? तो इसका ध्यान रखना आपको, रेड कोटि में, लाल रंग की कोटि में आते हैं। ठीक है, लाल वैसे खतरे का निशान होता है, प्रदूषणकारी उद्योग भी क्या है, खतरे की श्रेणी में। तो इस कारण लाल आप दिमाग में अटका लेना थोड़ा सा। नेक्स्ट सवाल है, ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम क्या है? काफ़ी बार पूछा गया सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं बच्चों? सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, फॉस्फोरिक अम्ल H3PO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं बच्चों? H2SO4 को कहते हैं, ध्यान में रख लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, पेट्रोलियम एक मिश्रण है कार्बोहाइड्रेटों का, कार्बोनेटों का, हाइड्रोकार्बन्स का, कार्बाइडों का। तो आपको पता है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सब क्या है? हाइड्रोकार्बन का क्या है? मिश्रण है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी पेट्रोलियम मोम है? तो पैराफिन जो मोम है उसे पेट्रोलियम मोम भी कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, रख सकते हो आसानी से। वैसे ये सारे क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, लेकिन ये रिवीजन क्लास है, इसलिए बेहतरीन क्वेश्चनों का मैंने चुनाव करके इसमें ऐड करे हैं। इससे संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। तो पेट्रोलियम मोम कौन सा है बच्चों? पैराफिन मोम को पेट्रोलियम मोम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सर्जन किस कारण होता है? सूरज के अंदर किस कारण ऊर्जन होता है बच्चों? तो जो सूरज है इसके कारण जो ऊर्जा है वो नाभिकीय विखंडन से नहीं निकलती बच्चों, नाभिकीय संलयन से निकलती है। किससे? नाभिकीय संलयन से। ठीक है, तो ध्यान में रखना आप, सूरज में निरंतर सर्जन किस कारण होता है? नाभिकीय संलयन से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है? ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव नहीं है? यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, ये तीनों रेडियो एक्टिव तत्व हैं, आपको पता है। मैंने आपको एस ब्लॉक का रिवीजन करवाया था, तब बताया था रेडियो एक्टिव तत्वों के बारे में, गैसियस तत्वों के बारे में और लिक्विड तत्वों के बारे में। तो जो जर्कोनियम है बच्चों अपना, ये रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, आप ध्यान में रखना। जर्कोनियम 40 नंबर पे आता है। उर्वरक कौन सा नहीं है? निम्न में से कौन सा उर्वरक नहीं है? ऑप्शन है अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसका सही उत्तर बच्चों मार्क कर रखा है, कौन सा होगा? पोटेशियम जो नाइट्रेट है वो क्या नहीं है? उर्वरक नहीं है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम तो बिल्कुल होता ही है यार। अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम, ये सारे क्या है? उर्वरक है, लेकिन पोटेशियम नाइट्रेट उर्वरक नहीं है। नेक्स्ट क्या है? एथिल एल्कोहल का आइसोमर क्या होगा? तो एथिल एल्कोहल क्या होता है बच्चों? CH3CH2OH होता है। इसका ईथर बन सकता है, कौन सा? CH3OCH3। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों अपना? आइसोमर, यानी कि डाईमेथिल ईथर हो गया। ये डाईमेथिल और बीच में ईथर। तो जो एथिल एल्कोहल का आइसोमर कौन सा होगा? डाईमेथिल ईथर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल, केन प्लवन प्रक्रम का प्रयोग किस के धातु क्रम के लिए किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, ध्यान में रखना। केन प्लवन, तो ये सल्फाइड अयस्कों के लिए, किसके लिए? सल्फाइड अयस्कों के लिए केल प्लवन प्रक्रम का प्रयोग धातु क्रम के लिए किया जाता है। धातु क्रम आप समझते हो क्या है? किसी को धातु को शुद्ध करना या अलग करना खनन द्वारा। नेक्स्ट है 31 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है? यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, जर्कोनियम। तभी अभी आपने ये क्वेश्चन करा था, जर्कोनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर से 40 नंबर पर जर्कोनियम आता है, ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण कौन सा? विषम चक्रीय यौगिक पूछा आपने। एंथ्रेसिन विषम चक्रीय नहीं होता, नेफ्थलीन नहीं होता। जो फ्यूरेन होता है ये विषम चक्रीय होते हैं। 5 इसके अंदर कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। विषम चक्रीय इस प्रकार से होती है फ्यूरेन की स्ट्रक्चर। ठीक है, फ्यूरेन। नेक्स्ट चलते हैं अपन, तरल अवस्था में पाई जाने वाली यह धातु कौन सी है? तरल अवस्था में पाई जाने वाली जो धातु है बच्चों वो है ब्रोमीन। और ठोस अवस्था, इसमें तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु अगर आपको पूछ ले, तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु, पाए जाने वाली धातु आपको पूछ रहे तो वो कौन सी होगी? तो वो बच्चों मरकरी होगी।
तरल अवस्था की धातु मरकरी, अधातु ब्रोमीन। अब इसी के अंदर आपको एक ऑप्शन दे देता, मान लो Hg और दे देता, मरकरी दे देता, तो ब्रोमीन और मरकरी में छाड़ना मुश्किल हो जाता आपको, क्योंकि एक धातु है एक अधातु है। तो ब्रोमीन तो है वो अधातु है, ध्यान में रखना, और मरकरी क्या है, धातु। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बनता है, यहाँ से कन्फ्यूज़न वाला पार्ट है, तो इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट सवाल करते हैं, शुगर से अल्कोहल के रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अपन बच्चों शुगर से क्या बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं, तो उसका जो रूपांतरण की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो बिल्कुल आसान सी बात है यार, अपन अगर गुड़ को पानी के अंदर घोल में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका किण्वन हो जाएगा, और किण्वन द्वारा ही क्या बनता है बच्चों, अल्कोहल तैयार होता है। तो उस अभिक्रिया विधि को क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। सिंपल सी बात है, ध्यान में रखना, बेसिक सवाल है रे बिल्कुल। नेक्स्ट है, कौन सी अक्रिया गैस यौगिक बना सकती है। तो हीलियम यौगिक बना सकती है क्या, बहुत कम बनाती है। जिनोन बिल्कुल, क्रिप्टॉन बिल्कुल, आर्गन ना। यानी कि जिनोन एक ऐसी अक्रिय गैस है जो काफ़ी सारे यौगिक बनाती है, वैसे और भी बनाती है लेकिन ज़्यादातर जिनोन बनाती है यार, ये आसानी से बना सकती है जिनोन। ठीक है, इसके आपको कई एलिमेंट्स मिलेंगे, जिनोन F2, जिनोन F4, जिनोन F6, ठीक है, जिनोन OF4, इस प्रकार से काफ़ी मिलेंगे आपको। तो जिनोन आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना कि ये एकमात्र ऐसी गैस है जो बना लेती है। नेक्स्ट है बच्चों, पीड़कनाशी के रूप में DDT के प्रयोग की हानि क्यों है। तो चक्कर ये है कि जो DDT होती है ना बच्चों, इसका प्रकृति में सरली से इसका अपघटन नहीं होता, प्रकृति में ना इसका अपघटन नहीं होता आसानी से, इसका जो DDT का प्रयोग है ना हानिपूर्वक है। ठीक है, तो कुछ समय बाद अप्रभावी तो अगर हो जाती तो प्रयोग ही कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, प्रकृति में सरलता से निम्नीकृत नहीं होता, तो ये सही हो जाएगा। दूसरों से कम प्रभावी तो बहुत है लेकिन निम्नीकृत नहीं होता, इसकी लागत ज़्यादा है, लागत भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि अपने पर्यावरण को प्रदूषित करती है। प्रकृति में सरलता से इसका निम्नीकरण नहीं होता बच्चों। नेक्स्ट सवाल, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के विसरण की दर का अनुपात। विसरण की दर किसने दिया था बच्चों, विसरण का नियम बताओ किसने दिया था, ग्राहम ने दिया था। आपको कल ही मैंने रिवीजन कराया इस चैप्टर का। और ग्राम के विसरण के नियम के अनुसार अपन क्या लिख सकते हैं, R1/R2 इज इक्वल टू अंडर मोलिकुलर वेट 2 का अपॉन 1 का। अरे ऐसे ही लिखते हैं, बताओ जरा, इस सवाल का आंसर कमेंट करो जल्दी। मोलिकुलर वेट 2 का, अरे क्या लिख रहा हूँ यार आज तो, मोलिकुलर वेट 2 का अपॉन मोलिकुलर वेट 1 का, उल्टा। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का पूछा है, R1 मान लो ऑक्सीजन के लिए और R2 मान लो हाइड्रोजन के लिए, तो उल्टा नीचे लिख दो, ऊपर आएगा 4 हाइड्रोजन के लिए, 4 नहीं 2 हाइड्रोजन के लिए, तो आ जाएगा बच्चों 2, और नीचे आ जाएगा ऑक्सीजन के लिए 32। ये हो जाएगा 1/16, यानी कि 1/16 का रूट 1/4, यानी कि 1:4 आ जाएगा। ध्यान ये रखना है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का पूछे तो 1:4 और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का पूछे तो 4:1। ठीक है, ये उल्टा सुल्टा आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये कितनी बहुत बार करवा चुका हूँ आपको इसका रिवीजन, ध्यान में रखना है। एक बात तो, ग्राम का विसरण नियम किसने दिया, विसरण नियम किसने दिया, ग्राम ने दिया। फॉर्मूला क्या होता है, विसरण की दर जो होती है वो समानुपाती होती है 1/√, अणुभार के। ठीक है, एक तो ये ध्यान में रखना है। दूसरी आपको देखना है वाष्प घनत्व से समझ दे सकता है ये। वाष्प घनत्व इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, अणुभार बटा 2, अणुभार बटा 2 m/2। ये ध्यान में रखना आप, थोड़ा सा सवाल आ सकता है यहाँ से। पिछली बार यहाँ से एक सवाल आया भी था, शायद 2018 वाले पेपर में आया था, ये ध्यान में रखना, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है बच्चों, ताप और दाब की समान अवस्था में विभिन्न गैसों के आयतन में किसकी संख्या समान होती है। अपने को क्या कर दिया, PV = nRT, अपन समीकरण लिख लो, PV = nRT, PV = nRT। ताप समान कर दिया, काट दो, दाब समान कर दिया, काट दो। गैसों का समान आयतन किसके समान से हो गया बच्चों, V समानुपाती हो गया n का मतलब क्या है, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। मोलों की संख्या अगर समान है तो बच्चों अणुओं की संख्या भी तो समान ही होगी। अरे मोलों की संख्या समान है तो अणुओं की समान ही होगी, अणुओं या परमाणुओं की मैं कह सकता हूँ। तो परमाणु की कहने के बजाय अपन अणु अगर ऑप्शन में दे रखा है तो मोर करेक्ट अणु की मानेंगे, उसके बाद परमाणु की मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, गैसीय समीकरण PV = nRT में n किसको सूचित करता है, 1 मोल गैस को। यार अपने को पता है P दाब को, V आयतन को, n मोलों को, R सार्वत्रिक गैस नियतांक और T तापमान, परम ताप, यानी कि केल्विन में से यूज करना है। R के कुछ मान आपको मैंने याद करने के लिए बोला था बच्चों, R के मान जो भी होते हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। रख सकते हो 0.0821 मोल लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, 8.31, ये क्या उसमें हो जाएगा जूल के अंदर, 8.31 × 10⁻⁷ ये हो जाएगा अर्ग के अंदर। तो ये मैंने आपको कल की क्लास के अंदर रिवीजन करवाया था इन सब का, और बोला भी था ये इंपॉर्टेंट, R के डायरेक्ट मान पूछता है आपको।
नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? बॉयल का नियम बिल्कुल गैस से संबंधित है बच्चों, तापमान नियत करते हैं अपन। चार्ल्स का नियम बिल्कुल गैस से संबंधित है, क्या करते हैं इसके अंदर अपन? दाब नियत करते हैं अपन। गैलुसेक का बिल्कुल गैस से नियत है, आयतन नियत करते हैं अपन गैलुसेक में। फैराडे का नियम ये आवेश रक्षण का नियम है यार, आवेशों से संबंधित है फैराडे का नियम, तो ये अपना गलत हो जाएगा, ये गैस से संबंधित नियम नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा इसका? डी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, किसी गैस को दबाने पर क्या होगा बच्चों? उसका आयतन तो कम होगा। अगर दाब को बढ़ाते हैं तो आयतन क्या होगा बच्चों? कम होगा। दाब को बढ़ाएंगे तो आयतन कम होगा। और तापमान में क्या वृद्धि होगी? P समानुपाती होता है T के, तो ताप भी बढ़ेगा, यानी कि दाब बढ़ाएंगे तो दाब तो बढ़ेगा, ताप भी बढ़ेगा, तो दाब व ताप दोनों बढ़ते हैं। मोर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है बच्चों? आदर्श गैस की ऊर्जा डायरेक्ट, हमेशा ध्यान रखना आप, किस पर निर्भर करती है बच्चों? तापमान पर। ठीक है, बड़ा बढ़िया सवाल है ये। अब इसके अंदर कॉन्सेप्ट नहीं है, आप डायरेक्ट अगर आपने क्लास के अंदर बढ़िया अगर समझ रखा हो ना, मैंने आपको क्लास के अंदर बार बार पता नहीं कितनी बार रिपीट कर रखा है इन बातों को। तो आदर्श गैस की जो ऊर्जा होती है ना बच्चों, किस पर निर्भर करती है? वो तापमान पर निर्भर करती है। नेक्स्ट, ये सवाल गलत है। अगला, परम ताप का मान क्या होता है बच्चों? परम ताप अपने को पता है 0 डिग्री केल्विन को बोलते हैं। ठीक है, परम ताप PV=nRT जो समीकरण होती है उसके अंदर हमेशा तापमान की जगह अपन केल्विन में यूज़ करते हैं, परम ताप यूज़ करते हैं, परम ताप नहीं केल्विन के अंदर ताप यूज़ करते हैं। तो इसका सेल्सियस का और केल्विन का रूपांतरण कैसे होता है बच्चों? 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 क्या हो जाएगा? केल्विन में रूपांतरित हो जाएगा। तो अपने को क्या प्राप्त करना है? केल्विन 0 प्राप्त करना है, तो इधर हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। तो कितना हो जाएगा? -273 डिग्री सेल्सियस को अपन क्या करते हैं बच्चों? केल्विन परम ताप कहते हैं। ठीक है, परम ताप ध्यान में रखना 0 डिग्री केल्विन, और इंटरचेंज आप समझ जाओगे। डिग्री सेल्सियस में अगर 273 ऐड करें तो केल्विन में रूपांतरित हो जाता है। ध्यान ये रखना है परम ताप क्या होता है? 0 डिग्री केल्विन। नेक्स्ट सवाल, परम शून्य ताप क्या होता है बच्चों? तो किसी भी तापमान पैमाने का जो आरंभिक बिंदु, क्या ये परम ताप होता है? ना, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, बिल्कुल ये ऑप्शन होगा। सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव जो तापमान होता है बच्चों, उसे कहते हैं परम शून्य ताप। ध्यान में रखना, बढ़िया सवाल है, थ्योरेटिकल सवाल है, इस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल है, निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होते हैं, यह नियम है। निश्चित ताप पर, ताप नियम निश्चित कर दिया तो डायरेक्ट ध्यान रखो, ताप नियत किसके अंदर रखते हैं अपन बच्चों? बॉयल के नियम में। किसके नियम में? बॉयल के नियम में। तो कौन सा उत्तर आ जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट, गैसों की गतिज सिद्धांत के अनुसार निरपेक्ष तापमान तब प्राप्त होता है जब, निरपेक्ष तापमान कब प्राप्त होगा बच्चों? जब अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो। क्लास के अंदर ये मैंने आपको बहुत बार रिपीट करवा दिया है। गतिज ऊर्जा से निरपेक्ष ताप कब प्राप्त होगा? जब अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो। ध्यान में रख लेना, बढ़िया सवाल है, थ्योरेटिकल। ये देखो, इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने दे रखा है, आप पढ़ सकते हो, वरना कोई ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट ध्यान में रखो। ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल सवाल नहीं आएंगे आपको, दिमाग पे ज़्यादा बर्डन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब जितना पढ़ चुके हो उसको दिमाग के अंदर रखो, बस रिवीजन रिवीजन और रिवीजन। नेक्स्ट सवाल है, 27 डिग्री सेल्सियस पर एक पूर्ण गैस को इसके आयतन का दुगना होने तक स्थिर दबाव पर गर्म किया जाता है, तो अंतिम तापमान क्या होगा? 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस है, उसके आयतन का दुगना होने तक स्थिर दबाव, दाब स्थिर कर दिया बच्चों, तो क्या आ जाएगा? V समानुपाती T, और लिख सकते हैं अपन V1/T1 = V2/T2। V1 कितना है इसका? V2 कितना है? 2V। T1 कितना है? 27 + 273 300, और ये हो गया T2। तो T2 निकाल सकते हो, 2V/V × 300 = क्या हो जाएगा? T2। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा बच्चों? क्या गलत कर दिया क्या अपन ने? 27 और 273 300। ठीक है, एक बार मान पुटअप निकाल लोगे, वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 27 डिग्री सेल्सियस पर एक पूर्ण गैस इसका आयतन के दुगना होने तक, आयतन दुगना होने तक दबाव पर गर्म किया जाता है, तो अंतिम तापमान क्या होगा? तो V1/T1 = V2/T2। V1 कितना है बच्चों? आयतन V मान लो, और V2 2V मान लो। T1 कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस है, तो 27 + 273 कितना हो गया? 300, और अपॉन T2। तो T2 = कितना आ गया? 2V × 300/V, तो आ गया 600 डिग्री सेल्सियस। ये अच्छा गलत लगा रखा था, ये नहीं होगा रे। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपन। इस ये नियम कौन सा है? ये दाब स्थिर कर रखा है, चार्ल्स का नियम हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे। अगला, एक परिपूर्ण गैस है कि में स्थिर दबाव पर गर्म होती है,
गैस का अंतिम आयतन प्रारंभिक आयतन का 1/5 गुना हो जाता है। यदि प्रारंभिक आयतन तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो अंतिम तापमान क्या होगा? अरे कर सकते हैं यार, स्थिर दाब है तो वही V1/T1 = V2/T2 यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से उत्तर आ जाएगा 45 डिग्री सेल्सियस, कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने करवा रखा है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से वह कण जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है। पता है यार अपने को, प्रोटॉन धनात्मक आवेशित होता है, न्यूट्रॉन पर आवेश क्या 0 होता है। ठीक है, पॉजिट्रॉन पर पॉजिटिव आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश होता है। खोज इनकी बड़ी महत्वपूर्ण है। प्रोटॉन की खोज कितने करी थी बच्चों? गोल्डस्टीन ने करी थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी बच्चों? चैडविक ने करी थी, जेम्स चैडविक ने। पॉजिट्रॉन की अपने को पता नहीं है, लेना देना नहीं है यार। इलेक्ट्रॉन की किसने करी थी बताओ, बताओ यार। ये लो आपके लिए क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया मैंने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी है, कमेंट कर देना आप। अब मैं देखता हूँ आपको जितने भी बच्चे क्लास लेते हैं उनमें से किसने याद कर रखा है, इलेक्ट्रॉन की खोज बताना आपको किसने करी थी। ठीक है, और किस आधार पर करी थी, आधार भी बताना है आपको। ठीक है, दो मैंने आपको ये ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि फंडामेंटल पार्टिकल्स के ऊपर डायरेक्ट दे रखा है क्या प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में पता होना चाहिए। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन की चैडविक ने, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी और खोज का आधार क्या था, ये दोनों बात आपको बतानी है। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन का ना 9.1 × 10⁻31 kg आपको ध्यान में रखना है। प्रोटॉन का कितना होता है? 1.67 × 10⁻27 kg, ये भी ध्यान में रखना है। न्यूट्रॉन का बिल्कुल प्रोटॉन के समान ही होता है, लेकिन 1.6749 × 10⁻27 kg, बिल्कुल हल्का सा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हल्का सा ज़्यादा तो ज़्यादा होता है, वो तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का। तो आप ध्यान रखना, न्यूट्रॉन का वजन हमेशा प्रोटॉन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो आप फिजिक्स के अंदर मास डिफेक्ट पढ़ते हो ना, आप फिजिक्स के अंदर आप पढ़ते हो मास डिफेक्ट, तो उसके अंदर देखो आप, न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन के अंदर चेंज होता है ना, तब थोड़ी सी एनर्जी, जो मास होता है वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आप पढ़ते हो फिजिक्स के अंदर, है ना। तो ध्यान में रखना, न्यूट्रॉन का वजन थोड़ा सा प्रोटॉन से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्या है, उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिनमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन हो। या प्रोटॉन समान संख्या में होगा, यानी कि परमाणु क्रमांक समान हो गया, परमाणु क्रमांक समान हो गए तो समस्थानिक हो गए, परमाणु क्रमांक समान हो गए तो समान स्थान पर रखे जाएंगे वो आवर्त सारणी में, और समान स्थान पर रखे जाएंगे तो वो क्या होंगे बच्चों? समस्थानिक। ठीक है, तो बढ़िया सवाल है, ध्यान में रखना, ऑप्शन ए इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल करते हैं, समान संख्या में परमाणु वाले न्यूक्लियोइड क्या कहलाते हैं? समान संख्या में परमाणु वाले क्या होंगे? समस्थानिक होंगे यार। ठीक है, न्यूक्लियड, अच्छा न्यूक्लियन पूछ रखे हैं, संभारिक होंगे वो, फिर क्या होंगे? संभारिक। ठीक है, चलो आगे। एक परमाणु के 3 मूलभूत अवयव कौन से होते हैं बच्चों? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। कहाँ है ऑप्शन? ये रहा ऑप्शन बी, देखो सिंपल सवाल है यार। नेक्स्ट, परमाणु के न्यूक्लियस किसके बने होते हैं? न्यूक्लियस अपने को बताया यार, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है नाभिक के अंदर, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से ऑप्शन डी इसका सही आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्या है, दिए हुए ताप पर गैस की एक निश्चित मात्रा, दिए हुए ताप पर गैस की निश्चित मात्रा के लिए दाब का मान नियत रहता है। दाब का मान यार अपने को फिर पता है, चार्ल्स के नियम में रहता है, बॉयल के नियम में तो ताप नियत रहता है। पास्कल का नियम क्या है, वो तो अलग ही है। अवोगाद्रो विकल्पना में क्या है, 20/n होता है। अब पता है यार, अपने सारा कर रखा है, तो इसी प्रकार आपको सारा ध्यान में रखना है। अगला सवाल देखो, स्थिर ताप पर, ताप स्थिर कर दिया अपन ने, किसी गैस का आयतन करने पर उसका दाब क्या होगा? ताप स्थिर करने पर अपन क्या कर सकते हैं? P=1/v। आयतन कम कर दिया तो दाब क्या हो जाएगा बच्चों? बढ़ जाएगा। हेलो, पता है अपने को, कर रखा है यार, हजारों बार कर चुके हैं अपन। अगला क्या है, स्थिर दाब पर, स्थिर दाब स्थिर कर दिया, फिर वही कौन सा नियम आ जाएगा बच्चों? चार्ल्स का नियम। ताप, बॉयल के नियम में ताप स्थिर करते हैं, गैलुसे का नियम अलग ही नियम है। ग्राम का कौन सा है? विसरण नियम। R=1/1 अणुभार का रूट, पता है यार अपने को, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। समान दाब और ताप पर, ताप भी समान कर दिया, दाब भी समान कर दिया, आयतनों की, अणुओं की संख्या होती है, यह नियम कौन सा है? 20/n यार, पता है अपने को, अवोगाद्रो का नियम होता है। बॉयल के नियम में ताप समान, चार्ल्स के नियम में P समान। डाल्टन का क्या होता है बच्चों नियम? डाल्टन का आंशिक दाब का नियम था P टोटल = P1 + P2 + P3, इस प्रकार से, और P1 हो जाएगा P टोटल P शुद्ध अवस्था में दाब इंटू उसका मोल भिन्न, इस प्रकार से मैंने आपको करवाया था। तो याद है आपको, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। नेक्स्ट है, स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब 3 गुना कर देने पर उसका आयतन क्या होगा बच्चों? 1/3 हो जाएगा। अरे करा रखा है, तो ये सारे महत्वपूर्ण सवाल आप करते रहना बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप रिवीजन महत्वपूर्ण है, जितना याद कर लिया उतना सफिशिएंट है, रिवीजन करते रहो। ठीक है, जितना आपने पढ़ा है उसको बस दिमाग के अंदर गठड़ी बांध लो उसकी सारे की, और पेपर के अंदर जाके ठोक देना। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेहनत करते रहो, मेहनत मत छोड़ना, लास्ट तक 15 दिन पढ़ना है आपको, जीत और मेहनत करो, बढ़िया जॉब है, लग जाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। कल अपन केमिकल इक्विलिब्रियम का पूरा रिवीजन और उसके MCQs करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत बच्चों।